द प्रपोजल ये मूवी 2009 में रिलीज हुई। ये एक बेस्ट रोमांटिक हॉलीवुड मूवी है। आई होप कि आप लोगों को ये मूवी पसंद आएगी। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम अपने मेन कैरेक्टर मार्गरेट को देखते हैं, जो एक बुक पब्लिशिंग कंपनी में एडिटर थी। हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर, जिसका नाम एंड्रयू, उसके लिए असिस्टेंट था। वो आज ज़रा उठने में लेट हो गया, तो जल्दी से रेडी होकर कॉफ़ी लेकर मार्गरेट के पास पहुंच जाता है। जाते जाते उसके हाथ से कॉफ़ी भी नीचे गिर गई थी। मार्गरेट अभी तक ऑफिस आई नहीं थी, तो डर कर जल्दी से अपनी शर्ट को बदल लेता है। इसके लिए वह अपने कोवर्कर केसी केन के बहुत ही एक्सपेंसिव टिकट भी देने पड़े थे। जब मार्गरेट ऑफिस में आती है तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सबको मेल कर देता है। वो ऑफिस में आ चुकी है, सब लोग काम करने लग जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उसके खिलाफ कोई भी नहीं जाता। मार्गरेट चाहती थी कि एक आर्ट स्ट्रीट बुक लिखे, पर वो लिखने के लिए रेडी नहीं था। तो मार्गरेट खुद उसे कॉल करती है। वो बहुत अच्छे से बात करके उसने बुक लिखने के लिए उसे कन्विंस कर ही दिया था। वो अपनी कॉफ़ी पर नोटिस करती है कि एंड्रयू का नाम लिखा हुआ है। उसने पूछा कि मेरी कॉफ़ी को क्या हुआ। एंड्रयू ने कहा कि एक नीचे गिर गई थी। मार्गरेट ने कहा, क्या हम दोनों एक ही टाइप की कॉफ़ी पीते हैं? अगर तुम मुझे डर कर सेम टाइप की कॉफ़ी पी बाय करते हो तो ये बहुत ही पैथेटिक है। एंड्रयू सचमुच उससे डरता था, इसी वजह से सेम टाइप की कॉफ़ी बाय करता था। इसके बाद ये दोनों मिलकर एम्प्लॉय के ऑफिस में जाते हैं। उस आर्टिस्ट को बुक खरीदने के लिए मनाने का काम उस एम्प्लॉय का था, पर ये काम मार्गरेट को करना पड़ा। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। उसे कन्फर्म करती है और उसे पता चलता है कि उस एम्प्लॉय ने ट्राई भी नहीं किया था। इस वजह से उसे फायर कर देती है। वो एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और ऑफिस में सबके सामने उसे बहुत गालियाँ देता है। उसने मार्गरेट से कहा, तुम अकेली हो, इसी वजह से अपना फ्रस्ट्रेशन सब लोगों पर उतारती हो। इसके बाद मार्गरेट एंड्रयू से कहती है, हमें वीकेंड पर भी काम करना पड़ेगा। उस एम्प्लॉय के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमें देखने पड़ेंगे। एंड्रयू की ग्रैंडमा का 90 बर्थडे आने वाला है, इस वजह से वो घर पर जाने वाला था, पर अब मार्गरेट की वजह से नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट सीन में मार्गरेट को उसके बॉस उसके पास बुलाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी इमिग्रेंट ऑफिस से कॉल आया था, वो तुमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते थे, पर तुम बहुत ही बिजी थी और विदाउट परमिशन तुम किसी अलग कंट्री में भी गई हुई थी, तो इस वजह से वो अब तुम्हें डिपोर्ट कर देने वाले हैं। मार्गरेट को इससे शॉक लगता है। उसे लगा कि कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, पर वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर वो इस कंट्री में नहीं रह रही है तो इस ऑफिस में वो काम भी नहीं कर सकती। अचानक से जब ये मीटिंग हो रही थी तो एंड्रयू उसे लेने आया। तो मार्गरेट को एक आइडिया आता है कि अगर वो एंड्रयू से शादी कर लेगी तो यहाँ की सिटीजन वो बन सकती है। कहा, मेरे पास आपको देने के लिए एक न्यूज़ है। मैं और एंड्रयू हम दोनों शादी कर रहे हैं। इतने दिनों से एक साथ हम काम कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर हम दोनों को प्यार हो गया। ये सब सुनना एंड्रयू के लिए एक शॉक ही था। वो अपने बॉस के खिलाफ जा नहीं सकता, तो हाँ में हाँ मिलाता है। बॉस ये पूरी मार्गरेट की चाल समझ गया और उससे कहता है, सिर्फ इन सब चीज़ों को लीगल कर देना। ऑफिस में जब मार्गरेट और एंड्रयू के बारे में पता चला तो एंड्रयू के लिए सबको बुरा लगता है, क्योंकि मार्गरेट अब उसका जीना बर्बाद कर देगी। एंड्रयू मार्गरेट से पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मार्गरेट ने कहा कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम कभी राइटर नहीं बन पाओगे। एंड्रयू का राइटर बनना यही एक सपना था और इसी वजह से ये जॉब कर रहा था। मार्गरेट कहती है कि हम शादी कर जल्दी से डिवोर्स ले लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद ये दोनों इमिग्रेशन के ऑफिस में आते हैं। ये दोनों शादी कर रहे हैं। ये वहाँ के ऑफिसर गिलबर्ट को बता देते हैं। मार्गरेट ने जिस एम्प्लॉय को अभी अभी फायर किया था उसने ऑलरेडी गिलबर्ट को कॉल कर दिया था। गिलबर्ट को पता था कि मार्गरेट और एंड्रयू ये फेक शादी कर रहे हैं। उन्हें इस बात के लिए कन्फर्म करता है। तो मार्गरेट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों सिर्फ काम करते थे, तो इस वजह से अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर हमें प्यार हो गया। इस बात पर गिलबर्ट उन पर बिलीव नहीं करता। उनसे कहता है, वीकेंड खत्म होने के बाद हम तुम दोनों का इंटरव्यू लेंगे। अगर इस इंटरव्यू में दोनों का एक दूसरे के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो एंड्रयू को जेल हो जाएगी और मार्गरेट को फिर से उसकी कंट्री में भेज दिया जाएगा। ऑफिसर ने फिर से एंड्रयू को एक चांस दिया सब कुछ सच कहने के लिए, पर एंड्रयू कुछ भी बताता नहीं। ऑफिसर ने पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स को क्या सब कुछ पता है? मार्गरेट के पेरेंट्स नहीं थे। तो मार्गरेट कहती है, एंड्रयू के पेरेंट्स को हम इस वीकेंड पर बताने वाले हैं। यहाँ से निकलने के बाद मार्गरेट एंड्रयू को अपॉइंटमेंट वगैरह इन सब चीज़ों की इंटरेक्शन दे रही थी, पर एंड्रयू उसकी कुछ भी बात मानने नहीं वाला। उससे कहता है, मैं मेरी पूरी लाइफ तुम्हारे दांव पर लगा रहा हूँ, तो अब तुम मेरा प्रमोशन करोगी। अब से मैं तुम्हारा असिस्टेंट नहीं हूँ। मार्गरेट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो एंड्रयू की बात उसे माननी पड़ती है। अब इस मौके का फ़ायदा उठाकर एंड्रयू मार्गरेट से कहता है, तुमने मुझे शादी के लिए प्रॉपरली पूछा नहीं, मुझे प्रॉपरली प्रपोज करो। तो मार्गरेट को ये करना पड़ता है। इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन वो पूछने वाले थे, ये सब एंड्रयू को मार्गरेट के बारे में पता था, पर मार्गरेट एंड्रयू के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी।
इस पूरे वीकेंड पर वो एंड्रयू को जानने की कोशिश करेगी। एंड्रयू के टाउन पर पहुंचने के बाद उसकी मदर और ग्रैंडमा ने इनका स्वागत किया। उन्हें देखकर बहुत ही खुश थे। मार्गरेट की एज एंड्रयू से बड़ी है तो इनके लिए ज़रा सरप्राइज था, पर ये फिर भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड्रयू और उसके फादर हमेशा झगड़ते रहते हैं, इस वजह से उसे लेने के लिए वो नहीं आए थे। मार्गरेट ने पूरे टाउन में नोटिस किया कि हर जगह पर पैक्सटन ये लिखा हुआ था, यानी कि हर शॉप ये पैक्सटन का था। एंड्रयू का पूरा नाम एंड्रयू पैक्सटन है। इसका मतलब है ये पूरा टाउन उसकी फैमिली ओन करती है। वो इतना ज़्यादा अमीर है, इसके बारे में मार्गरेट को कभी पता नहीं था। मार्गरेट ने टाउन के एक होटल में रिजर्वेशन किया हुआ था, पर ये पूरा टाउन एंड्रयू की फैमिली ओन करती है, तो इस वजह से ग्रैंडमा ने ऑलरेडी रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया था। वो चाहते थे कि मार्गरेट उनके साथ ही रहे। ये फिर बोट पर बैठकर एक आइलैंड पर जाते हैं और वहीं पर उनका घर था। बेचारी मार्गरेट पानी से बहुत डरती है, इस वजह से जैकेट पहनकर ही बोट पर बैठी। मार्गरेट ने एंड्रयू से पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इतने ज़्यादा अमीर हो। एंड्रयू ने कहा कि मेरी फैमिली रिच है, मैं नहीं हूँ। जब ये घर पर पहुँचे तो इनके लिए एक बड़ी पार्टी रखी गई थी। मार्गरेट एंड्रयू के फादर से मिलती है। मार्गरेट जो भी काम करती है इस प्रोविज़न को थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं करती। उन्हें इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था। एंड्रयू का इस तरीके से अपने पैशन को फॉलो करने के लिए घर छोड़कर जाना इनके फादर को अच्छा नहीं लगा, तो इस वजह से वो ज़रा भी डरते। फादर ने एंड्रयू से कहा, तुम अपने बॉस को डेट कर रहे हो, ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी पाने के लिए है। एंड्रयू कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक्चुअल में उससे प्यार करता हूँ। वो अपने फादर से गुस्सा हो जाता है और सब लोगों को बता देता है कि मार्गरेट उसकी फियांस है। इन दोनों के लिए सब लोग बहुत खुश थे। ग्रैंडमा और मदर ने मार्गरेट से पूछा कि एंड्रयू ने तुम्हें प्रपोज कैसे किया था। इन दोनों के पास कोई भी स्टोरी नहीं थी, तो एंड्रयू कहता है कि मार्गरेट को स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, वही तुम्हें बताएगी। कुछ भी बियर सी स्टोरी उन्हें बता देती है। सब लोग फिर इन्हें चीयर करने लग गए कि एक दूसरे को किस करो। ये मार्गरेट और एंड्रयू के लिए ज़रा बियर था, तो एंड्रयू उसके हाथ को किस करता है और बाद में उन्हें फायर फोर्स करने के बाद रियल किस करना पड़ता है। फीलिंग इन दोनों के लिए अलग ही थी। इसके बाद ग्रैंडमा ने एंड्रयू और मार्गरेट को उनका रूम दिखाया। वो इन्हें कंबल देती है और कहती है कि इसका नाम बेबी मेकर है। इसे ओढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों को बेबीज हुए। एंड्रयू डरकर तुरंत इसे फेंक देता है। एक ही रूम होने की वजह से एंड्रयू को बेचारे को नीचे सोना पड़ा। सुबह होने के बाद मार्गरेट को आर्टिस्ट का कॉल आया, तो उसे लग रहा था कि वो बुक नहीं लिख सकता, तो उसे कन्विंस करने के लिए मार्गरेट उससे बात करती है। ज़रा रेंज आ नहीं रही थी तो वो बाहर चली गई। एंड्रयू के घर पर एक छोटा सा डॉग भी था, वो भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। डॉग को ईगल से खतरा था। ईगल ने डायरेक्टली उस डॉग को उठा लिया। मार्गरेट अपना फ़ोन ईगल को मारकर डॉग को बचा लेती है, पर बाद में ईगल ने उसका फ़ोन ही ले लिया। वो उस ईगल के पीछे भाग रही थी। ये सब बहुत ही ज़्यादा फनी था। ग्रैंडमा और मदर उसे देखकर बहुत हंसते हैं। एंड्रयू ने मार्गरेट से पूछा कि तुम परेशान क्यों हो। मार्गरेट कहती है कि ईगल मेरा फ़ोन लेकर गया। एंड्रयू कहता है कि वरी मत करो, हम सिटी में जाकर उसे लेकर आएंगे। ग्रैंडमा और मदर उन्हें देख रहे थे, तो एंड्रयू ने कहा कि मेरे गले लग जाओ। उसका फ़ायदा उठाने लग गया था। मार्गरेट कहती है, ज़्यादा मज़े मत लो, वरना तुम्हारी नींद में ही तुम्हें मार डालूंगी। इसके बाद एंड्रयू अपने फादर से मिला। कल रात फादर ने उसे जो भी कहा था इसके लिए उसे सॉरी कहते हैं। इसके बाद वो कहते हैं, मैंने सारा बिजनेस खड़ा किया, ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया और तुम अब ये नहीं करना चाहते, इस वजह से मुझे ज़रा बुरा लगता है। एंड्रयू ने कहा कि मैं मेरा पैशन फॉलो कर रहा हूँ, इसमें उसे कुछ भी गलत नहीं लगता। फादर ये बात समझ नहीं पाते, तो फिर से इन दोनों में झगड़ा हो गया। थोड़ी देर में मदर और ग्रैंडमा मार्गरेट को सिटी में लेकर आए। उसे एक क्लब में लेकर जाते हैं जहाँ पर रोमन उनके लिए स्ट्रिप कर रहा था। रोमन उनका ही एम्प्लॉय है और उनके घर पर एज से भी काम करता है, जो मार्गरेट के लिए बहुत ही वियर्ड है। इस पार्टी में एंड्रयू की एक्स गर्लफ्रेंड भी उन्हें ज्वाइन करती है। रोमन मार्गरेट को स्टेज पर ले जाकर उसके साथ डांस करता है। ये उसके लिए बहुत ही वियर्ड था। वो फिर इस पार्टी से ज़रा बाहर आ जाती है। उसके पास एंड्रयू की एक्स गर्लफ्रेंड भी आ गई। उसने कहा कि तुम बहुत ही लकी हो कि एंड्रयू तुम्हारे पास है। मार्गरेट ने पूछा कि तुम्हारा और एंड्रयू का ब्रेकअप क्यों हुआ। वो कहती है कि हम हाई स्कूल में डेट कर रहे थे। उसके बाद एंड्रयू को लग रहा था कि वो न्यूयॉर्क में जाकर अपना पैशन फॉलो करे। वो चाहता था कि मैं भी उसके साथ आऊँ, पर मैं हमेशा इसी टाउन में रही हूँ, इसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। ये सब लोग जब घर पर वापस आए तो एंड्रयू गुस्से में लकड़ियाँ तोड़ रहा था। ये बात उसकी मदर ने नोटिस की और डायरेक्टली फादर के पास आई। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से एंड्रयू अब घर पर नहीं आता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे साथ वो कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखेगा, और ये वो नहीं चाहती थी। मार्गरेट इनका झगड़ा सुनकर अपने रूम में चली जाती है। वो शावर ले रही थी और बाद में उसने रियलाइज़ किया कि उसके पास टॉवल नहीं है। एंड्रयू हेडफोन लगाकर अपने रूम में आया।
मार्गरेट टॉवल लेने की कोशिश कर रही थी, पर डॉग उसे रोक रहा था। वो जल्दी से डॉग से पीछा छुड़ाकर बाहर आ जाती है। तभी वो एंड्रयू के ऊपर गिर गई। ये दोनों न्यूड थे तो इनके लिए बहुत ही वियर्ड बन जाता है। रात में मार्गरेट एक गाना गुनगुना रही थी तो एंड्रयू ने कहा कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। मार्गरेट कहती है कि बहुत ही फेमस बैंड है। वो ये गाना गुनगुना देती है तो एंड्रयू कहता है कि मुझे पता था, मैं सिर्फ तुम्हारा गाना सुनना चाहता था। मार्गरेट एंड्रयू को जिस तरह से ट्रीट करती है तो इसे बुरा लगता है। उसने कहा कि जब मैं 16 साल की थी तो मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तब से वो हमेशा अकेली ही रही है। इस वजह से कभी भी उसके लॉन्ग टर्म कोई भी रिलेशनशिप रही नहीं। एंड्रयू को भी उसके लिए बुरा लगता है। सुबह होने पर मदर इनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई तो जल्दी से एंड्रयू मार्गरेट की बेड पर आ गया। मदर के पीछे पीछे मदर भी आ गए। उनसे पूछते हैं अगर तुम दोनों शादी करने ही वाले हो तो इसी वीकेंड पर कर लो, ग्रैंड माँ को भी बहुत अच्छा लगेगा। पहले तो ये मना कर रहे थे पर बाद में ग्रैंड माँ भी आ गई। वो कहती है कि अगर मेरी डेथ हो गई तो मैं तुम्हारी शादी देख नहीं पाऊँगी। इस इमोशनल ब्लैकमेल की वजह से दोनों मान जाते हैं। सब जानने के बाद बेचारे एंड्रयू को बहुत ही बुरा लगा। वो मार्गरेट से कहता है कि अगर सबको सच के बारे में पता चला तो बहुत ही बुरा होगा। मार्गरेट कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम थोड़े दिन में डिवोर्स ले लेंगे और बाद में तुम उन्हें बता देना। वो एंड्रयू को सहारा देते हुए उसके पास आ गई थी। ये दोनों करीब आने लग गए थे। ये बात मार्गरेट रियलाइज़ कर वहाँ से चली जाती है। वो अकेली बाइसिकल राइड करने के लिए गई। वो अपने आप से कह रही थी कि ज़्यादा इमोशनल मत बनो, ये सिर्फ एक बिजनेस डील है। इसके बाद मार्गरेट और एंड्रयू शॉपिंग करने के लिए टाउन में है। टाउन में मार्गरेट अपनी ईमेल जब चेक कर रही थी तो वो एंड्रयू को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से बात करते देखती है। मार्गरेट ने एंड्रयू से पूछा तुम्हारी एक्स से मिलना तुम्हें अच्छा लगा? एंड्रयू कहता है कि ठीक ठाक था। वो कंफर्म करना चाहती थी क्या एंड्रयू अब भी अपनी एक्स को लाइक करता है, पर एंड्रयू उससे अब लाइक नहीं करता था। टाउन में ग्रैंडमा और मदर इन दोनों से मिल जाती है। वो मार्गरेट को एक शॉप में लेकर गई। ग्रैंडमा उसे एक वेडिंग ड्रेस देती है। वो कहती है मेरी शादी भी इसमें ही हुई थी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शादी में यही पहनो। ग्रैंडमा ने मार्गरेट को एक नेकलेस दिया, कहा कि 150 ईयर से ये नेकलेस हमारी फैमिली में है। मार्गरेट ये सुनकर ज़रा इमोशनल हो जाती है। इतना प्यार कभी भी किसी ने उसे किया नहीं था। ग्रैंडमा उसे फोर्स कहती है कि इसमें तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। इन सब बातों की वजह से मार्गरेट डिस्टर्ब हो गई। वो एंड्रयू के साथ बोट में चढ़कर जल्दी से आगे चली जाती है। उसने एंड्रयू से कहा कि मैं भूल गई थी कि एक्चुअल में फैमिली होना क्या होता है। मैं जो भी कर रही हूँ ये बहुत ही गलत कर रही हूँ। अगर सबको इसके बारे में पता चलता है तो उनका हार्ट ब्रेक हो जाएगा। वो बोट बहुत ही फास्ट चला रही थी, उनका एक्सीडेंट हो सकता था। तो एंड्रयू ने उससे बोट ले ली। वो जल्दी से इसे टर्न करता है और मार्गरेट पानी में नीचे गिर गई। उसे तैरना आता नहीं था, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, पर एंड्रयू ने उसे बचा लिया और उसका ख्याल रखता है। ये दोनों जब घर पर आए तो एंड्रयू के फादर के साथ इमिग्रेशन का ऑफिसर गिलबर्ट भी था। गिलबर्ट ने फादर को सब कुछ बात बता दिया था। फादर ने गिलबर्ट को पैसे दे दिए थे। इस वजह से वो एंड्रयू से कहता है अब भी अगर तुम सब कुछ सच सच बता दो तुम्हें कोई भी जेल नहीं होगी। एंड्रयू कहता है कि हम सचमुच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और वहाँ से वो चला गया। मार्गरेट ने कहा कि तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? एंड्रयू कहता है कि अगर मेरी जगह पर तुम होती तुम भी यही करती। शाम में इनके पास ग्रैंडमा आई और मार्गरेट को अपने रूम में लेकर जाती है। कहती है कि कल वेडिंग नाइट है तो आज रात तुम दोनों एक साथ नहीं सोना है। डायरेक्टली अगले दिन वेडिंग की सारी तैयारी हो गई थी। इनकी वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है। वेडिंग के वक्त मार्गरेट को बहुत ही बुरा लगता है। इस तरीके से वो सब लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकती है। उसने वेडिंग रोक दी और सब लोगों को सच सच बता दिया। एंड्रयू उसके पीछे पीछे रूम में आया। उसने एंड्रयू के लिए एक लेटर लिखा था। वो कहती है कि तुमने जो बुक लिखी थी ये एक्चुअल में बहुत ही अमेजिंग है। तुम मेरे एक अच्छे असिस्टेंट थे, इस वजह से मैंने तुम्हारी बुक पब्लिश नहीं की थी। अब मैं जाने से पहले तुम्हारी बुक पब्लिश कर दूंगी। तुम बहुत ही अमेजिंग हो और अच्छी लाइफ जीना। एंड्रयू के पीछे पीछे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी आई। एंड्रयू कहता है कि मार्गरेट पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ, उसने मेरा जीना हराम करके रखा है। एक्स गर्लफ्रेंड को पता था कि एंड्रयू मार्गरेट से बहुत ही प्यार करता है। वो उससे पूछती है क्या तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे? एंड्रयू भी जल्दी जल्दी निकलने लग गया। उसके फादर उसे रोकते हैं। वो कहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो? फादर और एंड्रयू में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तभी ग्रैंडमा को हार्ट अटैक आने लग गया। वो जल्दी से उसे प्लेन में बिठाकर हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे। फादर और एंड्रयू से कहती है तुम दोनों का वे ऑफ थिंकिंग बहुत ही अलग अलग है, पर तुम दोनों फैमिली हो, इस वजह से तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए। मेरे मरने से पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि कभी भी नहीं झगड़ोगे। ये दोनों प्रॉमिस करते हैं। तभी ग्रैंडमा उठकर खड़ी हो गई। उसे हार्ट अटैक आया ही नहीं था। उसने फिर पायलट से कहा कि जल्दी से हमें एयरपोर्ट पर लेकर चलो। ये सब लोग जब तक एयरपोर्ट
पहुँचे तब तक बहुत ही लेट हो चुका था। ऑलरेडी मार्गरेट वहाँ से चली गई थी। ग्रैंडमा और मदर को बहुत ही बुरा लगता है। फादर ने पूछा कि ये सब हो क्या रहा है। मदर कहती है कि मार्गरेट भी एंड्रयू से प्यार करती है, उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, तो इस वजह से वो चली गई। और इसके बाद हम फिर से मार्गरेट को अपने ऑफिस में देखते हैं। वो अपना सब सामान लेकर यहाँ से जा रही थी और एंड्रयू वहाँ पर आ गया। एंड्रयू उससे कहता है कि इतने साल मैंने तुम्हारे साथ काम किया, मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हें मार डालूँ। अब जब मैं तुम्हें जानने लग गया हूँ, तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो, तुमसे प्यार करता हूँ। हमारे बीच जो भी हुआ ये बहुत ही यूनिक था। मार्गरेट कहती है कि मुझसे प्यार करना बहुत ही हार्ड होगा। एंड्रयू कहता है कि रिलेशनशिप हार्ड होती है। ये दोनों फिर एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इसके लिए वो रेडी थे। इसके बाद हम इनकी इमिग्रेशन की इंटरव्यू देख सकते हैं जो सक्सेसफुल रही और इन्होंने शादी कर ली। इसी के साथ इस मूवी की स्वीट सी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।